हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का पढ़ने वाले हैं। इसके हम टॉपिक पे आए हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक सब्सटेंस है मे एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस जो है वो जो मैटर की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तीनों मैटर की स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो उसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की जो भी कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा मैटर। बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब भी हम टेम्परेचर और प्रेशर इसको चेंज कर देंगे तो सब्सटेंस कैन बी मेड टू बी एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम उसको टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके किसी भी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गया। तो इसमें क्या है कि सॉलिड को अगर हम गर्म कर दें, सॉलिड ऑन हीटिंग यूजुअली चेंज इनटू लिक्विड विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू गैस। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और भी उसको हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ए गैस ऑन कूलिंग कंडेंस इनटू अ लिक्विड विच इन ऑन फर्दर कूलिंग चेंज इनटू अ सॉलिड। ऐसे ही एक गैस के साथ भी हो सकता है। जब हम गैस को कूल करेंगे मतलब उल्टा करेंगे, मतलब जब हम गर्म कर रहे थे तो स्टेट दूसरी तरफ चेंज हो रही थी और अब हम उल्टा कर देंगे तो वो जो है सॉलिड की तरफ चेंज होने लग जाएगा। जैसे गैस है उसको ठंडा कर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे फिर और ठंडा करते जाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। द मोस्ट फेमिलियर एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इज़, ये इसका सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वाटर का, जो कि सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में हो सकती है, उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद वो लिक्विड बन जाएगी और थोड़ा और गर्म कर देंगे तो वो गैस बन जाएगी। दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड ऑन कूलिंग। इन सभी को हम रिवर्स करके ये जो गैस है इसको हम वापस से सॉलिड बना सकते हैं इसी प्रोसेस को रिवर्स करने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट है कि हाउ मैनी क्वेश्चन केम टू आवर माइंड, कि हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ इनसाइड द मैटर। मैटर के अंदर क्या होता है जब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ अ स्टेट टेक प्लेस। ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है ये होता कैसे है, ये हमारे दो कॉमन हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे फर्स्ट रीज़न है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है किसी भी सॉलिड पे, ये हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखो। फॉर एग्जांपल आइस इज़ अ सॉलिड। तो आइस जो है वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। जो पार्टिकल्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है और उसको टाइटली पैक करके रखे रहता है सॉलिड अपने अंदर। व्हेन वी हीट अ सॉलिड, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल जो हैं बिकेम मोर एनर्जेटिक एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज हो जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, पार्टिकल जो हैं अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। तो जितनी एनर्जी हमने सप्लाई करी है, the energy supplied by the heat overcomes the intermolecular force of attraction between the particle। तो क्या होता है कि एनर्जी हम जितनी दे रहे हैं सॉलिड को वो ओवरकम कर जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो जब भी वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी पार्टिकल्स के, तो क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन। तो पार्टिकल जो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे और स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और फिर फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और फाइनली ये स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। एक स्टेज ऐसी आएगी जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर किसी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने डाली थी आइस क्यूब्स, उसको गर्म किया तो लिक्विड बन गया, और उसको और भी फर्दर गर्म किया हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो वाटर पे वेपर में चेंज हो गया, जो कि है हमारी गैस। अब हम करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट, अभी हमने देखा कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से। तो अब हम करेंगे जब
The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called a melting point. उसका melting point उसे कहते हैं, किसी भी solid का टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर उसकी सॉलिड स्टेट मेल्ट हो जाती है टू बिकम अ लिक्विड, लिक्विड बनने के लिए, वही होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये देखो इसमें कहा गया है कि 273 केल्विन, देखो अब इसमें केल्विन भी है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, ये 2 स्केल होते हैं। तो ये स्केल्स आप इसमें से देख लेना, ये इसमें आपने इसके नोट्स बनाने हैं। तो देखो इट में बी नोटेड दैट केल्विन टेम्परेचर इज रिटन विदाउट अ डिग्री साइन, हमने इसको बिना डिग्री साइन के लिखना होता है। केल्विन को हम डिग्री साइन सिर्फ लगाते हैं सेल्सियस के साथ, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस बना सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और अगर हमने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और हमारे पास डिग्री सेल्सियस है तो हम इस तरीके से उसको चेंज करेंगे। ये दोनों फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं आपस में डिग्रीज को इंटरचेंज करने के लिए। इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम डिफाइन करेंगे। अब देखो ये है क्या, द हीट सप्लाइड, जो हीट हमने सप्लाई करी है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो वो सारी हीट सप्लाई करने के बाद वो यूज़ हो जाती है उसकी चेंजिंग द स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए बाय ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ हो जाती है वो सारी, विच होल्ड दैम इन सॉलिड स्टेट। तो जो मॉलिक्यूल्स उसको सॉलिड स्टेट में बांध कर रखते हैं उसको तोड़ने के लिए हीट जो है वो यूज़ हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर टिल द आइस मेल्ट, तो तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता जब तक आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो वो एनर्जी जिसका इस्तेमाल किया हमने स्टेट को चेंज करने में, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट, जिससे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन बिकॉज द एनर्जी इज हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। तो क्या है कि जो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, की छुपी हुई, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ हिडन, ये एनर्जी हिडन होती है द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, बीकर के अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर छुपी होती है। इसको डिफाइन करेंगे हम। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए एक 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम चीज़ हैं, और सिर्फ फ़र्क है डायरेक्शन का, कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़ीरो है और जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो भी ज़ीरो है। तो क्या होता है कि फ्रीजिंग के टाइम पे हम 0 डिग्री से लेस पे चले जाते हैं, यानी कि -डिग्री पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज़ फ्रीज़ होने लग जाती है। लेकिन जब हम आइस को 0 डिग्री से दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, जैसे उसको पॉजिटिव डिग्री में लेकर जाते हैं 1 2 3, तो हमारा जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है, तो ये 0 डिग्री है। और जो आइस है उसकी डेंसिटी सबसे हायर डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो इसका देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके कि लेटेंट हीट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद है लिक्विड टू गैस, यानी कि पहले हमने उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर लिया, अब स्टेट चेंज हो जाएगी लिक्विड से गैस में। तो लिक्विड को हम जब गैस में चेंज करेंगे तो लिक्विड में हम और मोस्ट एनर्जी उसको देना शुरू कर देंगे। इन अ लिक्विड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर, लिक्विड में भी पार्टिकल जो हैं वो क्लोज होते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द लिक्विड, जब हम उसको हीट देने लगते हैं लिक्विड को, द पार्टिकल ऑफ वाटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन फास्टर, जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा फास्टली मूव करने लगते हैं।
वाइब्रेट करने लगते हैं। सम ऑफ द पार्टिकल बिकम सो एनर्जेटिक, कुछ पार्टिकल्स तो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, दे कैन ओवरकम, वो और भी ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं किस चीज़ से, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पार्टिकल अराउंड देम, जो उनके आसपास जो पार्टिकल्स उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं उसको उनसे भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, और वो देयरफॉर इसीलिए दे बिकेम फ्री टू मूव, तो वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए और एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड से वो बाहर निकल जाते हैं। व्हेन दिस हैपन्स द लिक्विड इवेपोरेट, तो जब ये होता है तो क्या होता है, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। द स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, तो वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसकी जो है डेफिनेशन करेंगे। अब देखो हमारे पास जब हमने सॉलिड से लिक्विड में आए तो हमारे पास क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था। अब हम लिक्विड से गैस में जाने वाले हैं तो हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब हम आ गए हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में या फिर वेपर्स में, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना होता है ये, क्योंकि इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल फॉर्म द बल्क ऑफ द लिक्विड गेट इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, मान के चलें कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर इतनी एनर्जी मिल जाती है उसके मॉलिक्यूल्स को कि वो एस्केप कर जाते हैं, वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। इसके बाद है वेपराइजेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सेम वैसा ही है ये, जैसे हमने लेटेंट हीट का किया था, बिल्कुल वैसा ही है सेम, सिर्फ इसमें सॉलिड की बजाय लिक्विड है और उस लिक्विड की बजाय इसमें है वेपर। बिल्कुल उल्टा है ये, उसको बिल्कुल उससे नेक्स्ट स्टेज है ये। ओके इसके बाद हमने जैसे कुछ सॉलिड स्टेट दिखाई गई, तो ये है इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल, स्टीम से कंडेंस टू वाटर, फ्रोजन टू सॉलिडिफाइड टू आइस। तो ये हमने उल्टा किया हुआ है, जैसे स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम ठंडा करेंगे तो वो पानी में चेंज हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगी, और उसके बाद वो उसको और ठंडा करेंगे तो हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ जाएंगे। वही बात है तो सिर्फ डायरेक्शन की, जो डायरेक्शन हम जिस भी डायरेक्शन में उसको लेकर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। इसके बाद है सॉलिड स्टेट को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, गैसेस में, तीनों में हम उसको लेकर जा सकते हैं। अब जैसे ये वाटर का एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या है कि जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी वाटर में, फिर वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा स्टीम में। हम अगर इस स्टीम को इकट्ठा करके हम इसको कंडेंस कर दे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगी, वाटर को हम और फ्रीज कर देंगे तो वो आइस में वापस चेंज हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। तो अब हमने देखा कि जो कंडेंसेशन है यानी कि कंडेंसिंग इज़ ऑपोजिट टू इवेपोरेटिंग, इवेपोरेशन के ऑपोजिट होता है कंडेंस, क्योंकि इवेपोरेशन में जो है वो पार्टिकल्स एस्केप कर जाते हैं, लेकिन जब हम उसको कूल डाउन करते हैं तो वो कंडेंस होकर वापस उस स्टेट में आ जाते हैं। एंड फ्रीजिंग, जो सॉलिडिफिकेशन है वो ऑपोजिट है मेल्टिंग का, यानी कि फ्रीजिंग जो है वो मेल्टिंग का ऑपोजिट है, सिर्फ फ़र्क है टेम्परेचर की डायरेक्शन का कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमने जो है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ लिया, अब हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के ऊपर। तो प्रेशर जो है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। अब देखो टेम्परेचर को तो डिक्रीज़ कर दिया था हमने लास्ट में भी कि वो चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ गैसेज में ऐसा नहीं होता, काफ़ी सारे गैसेस में हमें जो है प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, देखो पहले जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा था, जैसे ही हमने उसमें प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वो कम होने लगा और गैस जो है वो कंप्रेस हो गई। अगर हम इसका जो है टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ऐसा इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इसमें जो है वो ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल है हमारे आसपास, जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है कि जो एलपीजी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको कंप्रेस करके गैस की फॉर्म में
लिक्विड गैस बना दिया जाता है, जिसमें क्या होगा कि वो हम बहुत सारी गैस को कम जगह में स्टोर कर पाते हैं, और ये जो है ये लिक्विड में चेंज हो जाती है, और फिर उसको ज़्यादा प्रेशर के ज़रिए ही चेंज किया जाता है उसमें लिक्विड में। और जब कई बार टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार कम टेम्परेचर यानी कि सर्दियों के समय में हमें सिलेंडर को जो है मतलब उसको टेढ़ा करके भी हम काम चला सकते हैं। कई बार जो है वो गैस जो है वो नीचे लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में हो जाती है टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो ये डायग्राम है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हमें क्या देखा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये एक ऐसे इक्विलिब्रियम में भी हो सकते हैं। इंटर कन्वर्जन करने वाले हैं अब हम इनका। तो देखो इंटर कन्वर्जन में क्या है कि लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों का आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है। देखो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में, और सॉलिड और गैस जो है वो वापस सॉलिड बन सकती है। तो पहले हमने ये वाला करा था और इसका रिवर्स भी किया था, लेकिन अब हम ये भी करने वाले हैं। जो वो वाली स्टेट जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, और जिसमें गैस जो है वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगी उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ये वो तीनों स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है। हम ये तीनों स्टेट को परफॉर्म कर सकते हैं। अ स्टेट में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी स्टेट में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। तो ये हैं इसके 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, वी हैव लर्नड दैट अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट ईदर बाय हीटिंग और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो क्या होता है कि हम जो है किसी भी लिक्विड को चेंज कर सकते हैं गैस स्टेट में, या तो हीट करके या फिर उसका प्रेशर कम करके। बट वी ऑब्जर्व मैनी एग्जाम्पल इन अवर एवरीडे लाइफ वी चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है कि कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जबकि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। जैसे पानी जो है कहीं पड़ा है, एनीवेयर जो पानी इकट्ठा हो गया है, कलेक्ट हो गया है कहीं पर, तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद पानी वहाँ से सूख जाता है, मतलब वहाँ से सारा का सारा वेपर बन के उड़ जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, वो जगह तो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म थी नहीं, तो वो कैसे उड़ गया सारा का सारा पानी। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसा होता है तो मैनी एग्जांपल्स हमने देखे हैं। वाटर इन अ पॉन्ड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी तालाब में पड़ा हुआ पानी बॉयल होने से पहले ही जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस में। व्हेन वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जब हम पानी को बिना ढके रख देते हैं, बिना कवर किए रख देते हैं, तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। ये इसके एग्जांपल्स है सारे। जब हम क्लोथ्स को सुखाते हैं बाहर, कपड़ों को सुखाते हैं तो उनमें से भी पानी चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो व्हाट हैपन टू द वाटर इन अबव एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स में पानी के साथ क्या हुआ है, इन एग्जाम्पल्स में हुआ है। देखो इसमें हम क्या होता है कि हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते, तो वो हमेशा जो है अपनी जगह पर और एक दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करते रहते हैं, ईच अदर एंड लेफ्ट इन ओपन, तो विद द पार्टिकल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में गैस है उसके साथ भी वो एटमॉस्फेयर के साथ वो जितना भी कांटेक्ट में रहेंगे उतने वो पार्टिकल के साथ कोलाइड करते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द पार्टिकल्स एट द सरफेस गेट सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल सरफेस पर होंगे उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो एस्केप कर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बिना बॉइलिंग पॉइंट तक आए हुए। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा वो गैस में चेंज हो जाएंगे और एस्केप कर जाएंगे।
अब इसके बाद है फोर्सेस अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि जो फैक्टर जो है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। जब हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। अगर हम किसी गिलास में पानी रखें और किसी प्लेट में पानी रखें तो प्लेट का पानी ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा ही वो इवेपोरेट कर जाएंगे। इससे नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि वो उसने इवेपोरेट हो ही जाना है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है जब एटमॉस्फेयर के अंदर, जब हम एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होता है नमी, एटमॉस्फेयर में नमी होना, तो जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा। तो जितनी कम नमी होगी, एटमॉस्फेयर जितना सूखा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम हो जाएगी उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ताकि वो जो है अपनी ह्यूमिडिटी को बढ़ा सके एटमॉस्फेयर। तो इंक्रीज, और इसका फर्स्ट लास्ट फैक्टर आता है कि इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, की हवा की गति का बढ़ जाना। जब हवा बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद इंक्रीज होता है, इवेपोरेशन बढ़ता है। इन चार चीज़ों के साथ ये हम पढ़ चुके हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी हो जाती है। कूलिंग किस प्रकार होती है, देखो इवेपोरेशन अगर होगा तो कूलिंग इज ऑलवेज कॉज्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के टाइम पे हमेशा कूलिंग होगी। दिस इज बिकॉज इवेपोरेशन इज अ फिनोमेना इन विच ओनली द हाई एनर्जी पार्टिकल लीव द लिक्विड सरफेस। तो क्या होगा कि जिन पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो जो है गैस में चेंज हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल हैविंग लो एनर्जी लेफ्ट बिहाइंड, तो कम एनर्जी वाले रह जाएंगे लिक्विड। तो इसके बाद क्या होगा, देयरफॉर द एवरेज मोलिकुलर एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल लेफ्ट इन द लिक्विड स्टेट इज लोवर्ड। एज ए रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द पार्ट ऑफ द लिक्विड दैट इज लेफ्ट। तो क्या होगा कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले तो पार्टिकल चले गए। तो इसी से होगा। इसके बाद इवेपोरेशन होता है ऐसे। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल एजुकेशन एट होम। ओके, ऐसे ही मैं सारे वीडियोस बना दूँगी सारे चैप्टर्स की, आप इन्हें देखकर बहुत ही ईजीली घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। थैंक यू।